अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मेरा चैनल लर्निंग फोर्स। आज हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 4 और उसके टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स एंड वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। सबसे पहले हमारे पास टॉपिक है वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड द कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज़ कॉल्ड वर्क डन। ये तो वर्क डन की जो है वो बेसिक डेफिनेशन है कि हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का वो कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में, या हम इसको सिंपल जो है वो डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं अगर हमारे पास एंगल ना हो। फॉर एग्जांपल, एक ऑब्जेक्ट जिस तरह ये मेरे पास ब्लॉक ए है, अगर मैं इसके ऊपर कुछ इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करूं तो मैं इस फोर्स को दो कंपोनेंट्स में डिवाइड करूंगा। जो इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट होंगे, एक एक्स कंपोनेंट एक वाई कंपोनेंट, जो हमारे पास इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट होते हैं। जो कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में होगा, हमने उस कंपोनेंट का प्रोडक्ट डिस्प्लेसमेंट के साथ लेना है और इन दो क्वांटिटीज़ का जो प्रोडक्ट होगा वो वर्क डन कहलाएगा। और बाय डेफिनेशन हमारे पास यही है कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड और इसके साथ फोर्स का वो कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में था। इसी तरह जब भी फोर्स किसी बॉडी के ऊपर एक्ट करेगी तो वो उसको डिस्प्लेस करवाएगी उसी डायरेक्शन में, तो फिर हम वर्क डन कह सकते हैं वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और यहाँ पे फोर्स का मतलब डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रही है, और अगर फोर्स एट सम एंगल अप्लाई हो रही है तो फिर हम लिख सकते हैं एफ डी कॉस थीटा। और चैप्टर नंबर 2 के अंदर हमने डॉट प्रोडक्ट पढ़ा था, तो वर्क डन इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा, ये एक डॉट प्रोडक्ट की नोटेशन बना रही है। तो इसको हम डॉट प्रोडक्ट के साथ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन इज आल्सो डिफाइंड एज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, और वर्क का ऐसे यूनिट है हमारे पास जूल। और इस डॉट प्रोडक्ट से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वर्क डन हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है। अगर मैं इसका यूनिट डिस्कस करूं, द वर्क डन इज सेड टू बी 1 जूल इफ 1 न्यूटन फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी and body covers a displacement of 1 meter in the direction of force। इस यूनिट को अगर इस इक्वेशन से हम समझें, वर्क डन मेरे पास 1 जूल होगा अगर मेरे पास फोर्स 1 न्यूटन हो और 1 न्यूटन की फोर्स ऑब्जेक्ट को 1 मीटर डिस्प्लेस करवाए। अगर 1 न्यूटन की फोर्स ऑब्जेक्ट को 1 मीटर डिस्प्लेस करवाए उसी डायरेक्शन में, तो फिर मेरे पास वर्क जो है वो 1 जूल होगा। तो यहाँ पे भी हमने कुछ इसी तरह से इसको डिफाइन किया है, 1 न्यूटन फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी एंड बॉडी कवर अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। 1 न्यूटन ये हमारे पास फोर्स का यूनिट और मीटर मेरे पास डिस्प्लेसमेंट का यूनिट। इसको हम जूल इज इक्वल टू न्यूटन मीटर इसको हम लिख सकते हैं। इसी तरह न्यूटन को हम फर्दर जो है वो बेस यूनिट के अंदर लिख सकते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फिर इसका यूनिट हमारे पास बन जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट हमारे पास इसकी एक दो एग्जांपल हैं जो बुक के अंदर गिवन है, हम उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक एग्जांपल है, अ पर्सन होल्डिंग अ पेल इन हिज हैंड वॉक्स। एक आदमी ने जो है वो बाल्टी उठाई हुई है और वो चल रहा है। अब इसके ऊपर अगर हम फोर्स देखें तो फोर्स इस आदमी ने अपवर्ड डायरेक्शन में लगाई टू होल्ड द बकेट, और अगर वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो कुछ इस डायरेक्शन में। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान जो हमारे पास एंगल बनेगा डेट इज 90 डिग्री। तो अगर एंगल 90 डिग्री होगा तो एफ डी कॉस थीटा के अंदर अगर मैं ये वैल्यू पुट करूं एंगल 90 डिग्री, तो मेरे पास कॉस 90 की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो इस वजह से मेरे पास सारा वर्क डन जो होगा अकॉर्डिंग टू फिजिक्स जो है वो 0 होगा। अब आपने इस कॉन्सेप्ट को याद रखना है कि जहाँ पे भी हमारे पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल 90 डिग्री आ जाए
वर्क डन हमारे पास 0 होगा। फिर उसके बाद अगर एक आदमी दीवार के ऊपर कोई फोर्स अप्लाई कर रहा है, अब ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा एंगल से ही हमारे पास फोर्स की वैल्यू ज़ीरो, वर्क डन की वैल्यू ज़ीरो आए। हमने मुख्तलिफ एस्पेक्ट से इन केसेस को समझना है। एक तो हमारे पास ये केस है कि अगर एंगल 90 डिग्री बन जाए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान, तब वर्क डन 0 होगा। दूसरा हमारे पास एक एग्जांपल है, व्हेन अ मैन पुशेस अ वॉल इट डज नॉट मूव। अगर एक आदमी दीवार के ऊपर फोर्स लगा रहा है, दीवार को पुश कर रहा है, तो दीवार तो मूव नहीं करेगी। इट मीन्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वॉल इज 0। अब इस केस में दीवार की डिस्प्लेसमेंट 0 है, फोर्स तो लग रही है, एंगल भी ठीक है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 है। तो इस केस में फिर हम अगर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो हमारे पास वर्क डन की वैल्यू 0 आ जाएगी। ये हमारे पास दो केसेस आ गए कि कब वर्क डन 0 होगा। फिर इसके बाद एक हमारे पास चलें वो फिर नेक्स्ट डिस्कस करता हूँ मैं, वर्क डन बाय ग्राफिकल मेथड। अब ग्राफिकल मेथड से हम इसको किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर मेरे पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ हो तो फोर्स हमारे पास आ जाएगी एट वाई एक्सिस और डिस्प्लेसमेंट मेरे पास होगी एट एक्स एक्सिस। द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन सेम डायरेक्शन, वी प्लॉट द ग्राफ बिटवीन एफ एंड डी। कांस्टेंट फोर्स अप्लाई हो रही है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो फोर्स की डायरेक्शन में है, तो उसके लिए हमने फॉर एग्जांपल ये एक ग्राफ प्लॉट किया। द एरिया अंडर द फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ रिप्रेजेंट द वर्क डन बाय द कांस्टेंट फोर्स। जो इसका शेडेड रीजन है, ये जो मेरे पास शेडेड एक रेक्टेंगल की फॉर्म में ये जो मेरे पास एरिया आ रहा है, इसका जो मेरे पास एरिया अगर मैं इसका कैलकुलेट करूँ लेंथ इनटू विड्थ, तो वो भी मेरे पास फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के इक्वल आ रहा है। तो ये इसका जो एरिया अंडर द कर्व होगा या एरिया अंडर द ग्राफ होगा फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का, तो वो वर्क डन को रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन ये कांस्टेंट फोर्स के लिए होगा। फिर इसके बाद अगर कुछ एंगल के ऊपर कांस्टेंट फोर्स लग रही है तो फिर हम फोर्स का ग्राफ नहीं ड्रॉ करेंगे, बल्कि यहाँ पे हम क्वांटिटी रखेंगे एफ कॉस थीटा। इफ फोर्स मेक एन एंगल विद द डिस्प्लेसमेंट वी प्लॉट द ग्राफ बिटवीन एफ कॉस थीटा एंड डी। इसकी एक एग्जांपल हमने प्रीवियस देखी थी कि एक ब्लॉक को हम डिस्प्लेस करवा रहे थे कुछ इस डायरेक्शन में, और अगर इसके ऊपर कांस्टेंट फोर्स लग रही है एट सम एंगल, ये मेरे पास फोर्स का वेक्टर आ गया, तो ये मेरे पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल था। अब हम जो ग्राफ प्लॉट करेंगे वो एफ कॉस थीटा और डी के दरमियान होगा। फिर इसके बाद इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं वर्क की, ये हमने एज ए एमसीक्यूज जो है वो याद रखनी है। सबसे पहले वर्क हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है। अगर वर्क की वैल्यू 90 से कम हो, अगर एंगल की वैल्यू 90 से कम हो, वर्क इज सेट टू बी पॉजिटिव। कॉस थीटा की वैल्यू हमारे पास 0 से लेकर 90 डिग्री तक पॉजिटिव है, तो फिर हमारे पास वर्क डन भी पॉजिटिव होगा। अगर मेरे पास थीटा की वैल्यू 90 डिग्री आ जाए, थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, तो फिर वर्क डन की वैल्यू 0 होगी, देयर इज नो वर्क डन। अगर थीटा की वैल्यू 90 से ग्रेटर हो, अगर हमारे पास एंगल की वैल्यू 90 से ग्रेटर आ जाए, वर्क डन इज सेट टू बी नेगेटिव, तो फिर हमारे पास वर्क डन नेगेटिव कहलाएगा। अब इसकी एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल एक मेरे पास ब्लॉक है, उसको मैं एट सम हाइट जो है वो लिफ्ट करना चाहता हूँ। अब इसकी वेट की जो फोर्स है वो ऑलवेज डाउनवर्ड एक्ट करेगी, W इज इक्वल टू एम जी, तो ये भी W भी वेट जो है वो हमारे पास एक फोर्स है, और इसको मैं डिस्प्लेस करवाऊँ अपवर्ड डायरेक्शन में, इसको मैं लिफ्ट कर रहा हूँ, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब इस केस में हमारे पास डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के दरमियान जो एंगल बनेगा डेट इज 180 डिग्री, और हमें पता है कि कॉस 180 की वैल्यू वो मेरे पास -1 के इक्वल है, तो जितना हम इसका वर्क डन कैलकुलेट करेंगे वो सारे का सारा नेगेटिव आएगा। फिर इसका एक पॉइंट हमने ये पहले भी डिस्कस किया है, द एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज न्यूटन मीटर विच इज नाउन एज जूल। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। A variable force is that force whose magnitude or direction or both does not remain same is called variable force.
वेरिएबल फोर्स वो फोर्स है जिसका मैग्नीट्यूड या उसकी डायरेक्शन या दोनों चीज़ें विद चेंज होती जा रही हैं। अब यहाँ पे अगर देखें तो ये हमने एक जो है वो पाथ ड्रॉ किया पी से लेके क्यू तक, और हर पॉइंट के ऊपर अलग अलग फोर्स लग रही है अलग अलग एंगल के ऊपर। F1 मेरे पास इस डायरेक्शन में है, F2 की डायरेक्शन थोड़ी सी उससे जो है वो चेंज है, उसका एंगल भी चेंज होगा। तो इसके लिए अगर मैं वर्क डन कैलकुलेट करना चाहता हूँ तो फिर हम इसके सोल्यूशन देखते हैं। अब हम वेरिएबल फोर्स को डिस्कस क्यों कर रहे हैं, उसकी रीज़न ये है कि ज़्यादातर केसेस में, बहुत सारे केसेस में फोर्स कांस्टेंट नहीं रहती। द फोर्स डज नॉट रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डूइंग वर्क। फॉर एग्जाम्पल अ रॉकेट मूव अवे फ्रॉम द अर्थ। अगर हम रॉकेट को अर्थ से अवे मूव करवा रहे हैं, जैसे जैसे वो अर्थ से अवे मूव करता जाएगा ग्रेविटी की फोर्स जो है वो डिक्रीज होती जाएगी। इसी तरह बहुत सारे केसेस के अंदर हमारे पास फोर्स कांस्टेंट नहीं रहती। तो इस वजह से वेरिएबल फोर्स को डिस्कस करना ज़रूरी है। वेरिएबल फोर्स के लिए सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे कि एक वेरिएबल फोर्स जो है वो पॉइंट पी से लेके क्यू तक एक ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई हो रही है। अब इसके लिए हमें करना ये पड़ेगा कि जिस तरह यहाँ पे मेंशन है, हम इसके पाथ को स्मॉल इंटरवल्स में डिवाइड कर लेंगे। इतने स्मॉल इंटरवल्स हों कि जिनके लिए हमारे पास डिस्प्लेसमेंट डी जो है ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाए, डेल्टा डी वन। एन स्मॉल इंटरवल्स के अंदर डिवाइड कर देंगे, डेल्टा डी वन, डेल्टा डी टू एंड सो ऑन अप टू डेल्टा डी एन। इसको एन इंटरवल्स के लिए हमने डिवाइड किया और हम अज्यूम ये करेंगे कि ये इतने स्मॉल इंटरवल्स हैं कि इनके लिए डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू मेरे पास एक कांस्टेंट है या स्ट्रेट लाइन है। फिर इसके बाद इसके ऊपर लगने वाली फोर्स कांस्टेंट है। हर पैच के ऊपर एक मखसूस एक स्पेसिफिक फोर्स अप्लाई हो रही है और उसको भी हमने नाम दे दिया, डेट इज F1, F2, और वो डिस्प्लेसमेंट के साथ कुछ ना कुछ एंगल भी बना रही है, θ1 एंड θ2 रिस्पेक्टिवली। और इसी तरह ये सिलसिला जो है वो चलता जाएगा। यहाँ पे भी मेरे पास कोई ना कोई फोर्स का वेक्टर होगा, डेट इज Fn, जो डिस्प्लेसमेंट के साथ एंगल बना रहा होगा θn। θ1, 2, 3 up to θn are the angle between force and displacement respectively. During each small displacement, force is supposed to be constant. हर पैच के लिए, हर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए हम अज्यूम ये करेंगे कि फोर्स मेरे पास कांस्टेंट है। अगर मैं फर्स्ट इंटरवल के लिए वर्क डन कैलकुलेट करूं तो वर्क डन इज इक्वल टू F1 डेल्टा D1 विच इज इक्वल टू F1 डेल्टा D1 cos थीटा। ये मेरे पास पहले इंटरवल का वर्क डन आ गया। इसी तरह दूसरे इंटरवल का वर्क डन F2 डॉट डेल्टा D2, और ये मेरे पास F2 डेल्टा D2 cos θ2। और इसी तरह मैं हर इंटरवल का वर्क डन कैलकुलेट करता जाऊंगा और मेरे पास nth इंटरवल का जो वर्क डन आएगा डेट इज Wn, और इसके लिए मेरे पास वैल्यू आ गई Fn डेल्टा Dn इंटू cos θn। अब अगर मैं टोटल वर्क डन कैलकुलेट करना चाहता हूं तो इसके लिए मुझे तमाम वर्क डन की वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी, डेल्टा W1 प्लस डेल्टा W2 प्लस डेल्टा W3, तो Wn तक ये तमाम वैल्यूज जो है वो मैं ऐड कर दूंगा। अब डेल्टा W1 की वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी F1 डेल्टा D1 cos θ1, इसी तरह W2 की वैल्यू F2 डेल्टा D2 cos θ2 एंड सो ऑन अप टू Fn डॉट डेल्टा Dn cos θn। और इस एक्सप्रेशन को हम एक समेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं कि सम ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ Fi डेल्टा Di एंड cos θi। ये जो मेरे पास वैल्यूज यहाँ पे आ रही थी 1, 2, n, इसको हमने एक जनरल वेरिएबल से रिप्लेस कर दिया, डेट इज i, और i की वैल्यू 1 से लेके n तक, यानी कि पहले मैं i की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो मेरे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। फिर हमने क्योंकि सारी वैल्यूज को ऐड करना है, कहाँ तक, n तक। इसके बाद फिर वैल्यू मेरे पास i की 2 आ जाएगी। जब i की 2 आ जाएगी तो इसका मतलब ये वाली टर्म है, एंड सो ऑन i की वैल्यूज जो है वो मैं बढ़ाता जाऊंगा और i की वैल्यू n तक जो है वो हम ऐड करते जाएंगे।
और जब मैं आई की वैल्यू n पुट करूंगा तो एफ एन डेल्टा डी एन कॉस थीटा एन, तो इन सब का सम मेरे पास टोटल वर्क डन के इक्वल आ जाएगा। अब इसके बाद वेरिएबल फोर्स से वर्क डन कैलकुलेट करना बाय ग्राफिकल मेथड, अब इसको भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास फॉर एग्जांपल ये एक वेरिएबल फोर्स लग रही थी एट सम एंगल। अब हमने ग्राफ प्लॉट किया एफ कॉस थीटा और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान, और यहाँ पे भी हम अज्यूम ये करेंगे कि हम स्मॉल इंटरवल जो हैं वो ग्राफ के ड्रॉ कर लेंगे। द प्लॉट इंटरवल delta d1 delta d2 up to delta dn along x-axis and f cos theta along y-axis. F cos theta is the force at the start of each interval as shown by the dotted horizontal line at the top of each interval. अब इसका अगर ये हमने पहले भी ये चीज़ डिस्कस की है, अगर मैंने वर्क डन कैलकुलेट करना है तो मैं एरिया अंडर द कर्व कैलकुलेट करूँगा, लेकिन ये तो एक कर्व शेप का अगर मैंने एरिया कैलकुलेट करना है तो फिर इसका सोल्यूशन ये है कि मैं इसको स्मॉल इंटरवल्स में डिवाइड कर दूं। अब ये एक रेक्टेंगल का एरिया बना रहा है, इसी तरह डेल्टा D2 ये भी एक स्मॉल रेक्टेंगल का एरिया शो करेगा। मैं इन सारे एरिया को फाइंड करूं और अगर मैं इन सब के एरियाज को ऐड कर दूं तो फिर मेरे पास टोटल वर्क डन की वैल्यू आ जाएगी, सम ऑफ एरिया ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। लेकिन यहाँ पे मसला ये है कि ये जो मेरे पास इतना सा पैच बच गया है इसका भी एरिया कैलकुलेट हो जाएगा। हर रेक्टेंगल के अंदर थोड़ा सा एरिया यहाँ पे ज़्यादा कैलकुलेट किया जा रहा है या थोड़ा सा एरिया इसके अंदर जो है वो कैलकुलेट नहीं हो पाएगा, यानी कि ये एरिया तो मैं कैलकुलेट कर लूँगा लेकिन ये इतना ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होगा। यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा आ रही है, ठीक है। अब ये तो ग्राफ के अंदर जो है वो पॉइंट नहीं आ रहे, ये तो ग्राफ से बाहर हैं, लेकिन फिर भी हमारी कैलकुलेशन के अंदर जो है वो पॉइंट आ रहे हैं। तो मोर एक्यूरेट वर्क कैलकुलेट करने के लिए हम फिर ये काम करेंगे कि ये जो मेरे पास इंटरवल थे इसको मैं मज़ीद स्मॉल इंटरवल्स में डिवाइड कर दूँ, यानी कि ये अगर मेरे पास एक डेल्टा D1 का इंटरवल था तो इसको मैं मज़ीद 10 स्लाइसिस में डिवाइड कर दूँ, कुछ इस तरीके से, वेरी स्मॉल स्लाइस। वो 10 भी हो सकते हैं, वो 50 भी हो सकते हैं, वो 100 भी हो सकते हैं। हम वेरी स्मॉल इंटरवल्स के अंदर इसको डिवाइड कर देंगे और इतने स्मॉल इंटरवल के अंदर डिवाइड कर दें कि डेल्टा D 0 को अप्रोच कर जाए, कि इतने स्मॉल इंटरवल है कि हम उनको ज़ीरो कंसीडर कर लें कि ये इतने स्मॉल इंटरवल है, वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। इफ़ वी डिवाइड द टोटल डिस्प्लेसमेंट इन n वेरी स्मॉल इंटरवल्स देन वर्क डन बिकम मोर एक्यूरेट। अब इसके लिए सेम वही कॉन्सेप्ट कि हर पैच का एरिया जो होगा वो एक रेक्टेंगल का एरिया रिप्रेजेंट करेगा और मैं इन सारा सब का एरिया फाइंड करके अगर उनको ऐड करूं तो वो मेरे पास एरिया अंडर द कर्व आ जाएगा और वो टोटल वर्क डन के इक्वल होगा। इफ ईच डेल्टा D अप्रोचेस टू 0 फॉर n नंबर ऑफ इंटरवल द एग्जैक्ट रिजल्ट फॉर वर्क डन इज ऑब्टेन्ड। अब यहाँ पे हमारे पास ये प्रीवियस एक्सप्रेशन है, लेकिन यहाँ पे इसके साथ मैंने एक लिमिट मेंशन कर दिया, लिमिट डेल्टा D अप्रोचेस टू 0, यानी कि ये जो मेरे पास डिस्प्लेसमेंट का इंटरवल था डेट इज वेरी स्मॉल इंटरवल, तो इसके लिए हमारे पास पैचेस तो 1 से लेके n तक ही हैं, लेकिन ये बहुत स्मॉल पैच हैं कि अगर इनको मैं प्लॉट करूँ तो ये सेम एज इसी तरह प्लॉट हो जाएंगे। इनके दरमियान हम सेपरेशन कर ही नहीं सकते कि मेरे पास रेक्टेंगल का कौन कौन सी हैं, हम यहाँ पे नॉमिनेट नहीं कर सकते क्योंकि ये वेरी स्मॉल इंटरवल्स हैं। दस वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स इज इक्वल टू द एरिया अंडर एफ कॉस थीटा वर्सेस डी कर्व। तो ये मेरे पास वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स होगा। अब इसके लिए हमने एरिया अंडर द कर्व कैलकुलेट किया है जो दो वेरिएबल्स के दरमियान था, एक एफ कॉस थीटा और एक डिस्प्लेसमेंट डी के दरमियान। तो ये स्टूडेंट हमारा आज का लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।